गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं घनश्याम धोड़िया, गुरुग्राम डिग्री कॉलेज चक 5 BLM श्री विद्यानगर के इस यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम BA फाइनल ईयर हिस्ट्री फर्स्ट आधुनिक भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वह है धन का निष्कासन। धन निष्कासन, इसके साधन एवं परिणाम क्या रहे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले धन निष्कासन का अर्थ। तो धन निष्कासन से तात्पर्य है उस धन से जो भारत से इंग्लैंड भेजा जाता था, किंतु बदले में भारत को इससे कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। धन दो प्रकार से बाहर भेजा जाता था। नंबर 1 मुद्रा के रूप में और नंबर 2 है पदार्थों के रूप में। भारत से धन दो प्रकार से बाहर भेजा जाता था। नंबर 1 मुद्रा के रूप में और नंबर 2 है पदार्थों के रूप में। यह धन निष्कासन धातु मुद्रा के रूप में कम होता था। वस्तुओं के व्यापार के रूप में यह अधिक किया जाता था। अंग्रेज भारत से जितना राजस्व प्राप्त किया करते थे, उस धन से वस्तुएं खरीदकर बाहर भेज देते थे। उन वस्तुओं के बदले में कोई अन्य वस्तु या धातु मुद्रा प्राप्त नहीं होती थी। यह धन निष्कासन अनेक रूपों में होता था, जैसे कि अंग्रेज अधिकारियों के द्वारा इंग्लैंड में अपने परिवारों को भेजा गया धन, जैसे कि अंग्रेज अधिकारियों द्वारा अपने परिवार को भेजा गया धन, अंग्रेज अधिकारियों द्वारा अपनी बचत को इंग्लैंड भेजना। इसी प्रकार भारत सरकार तथा अंग्रेजी अधिकारियों द्वारा इंग्लैंड में बनी हुई वस्तुओं को खरीदना। भारत में रेलों और अन्य सार्वजनिक कार्यों के लिए ऋण एवं उस पर ब्याज की राशि तथा मूलधन चुकाना। जो धन भारत से निष्कासित होता था, वही निष्कासित जो धन है सार्वजनिक ऋण के रूप में पुनः भारत आ जाता था, जिसे चुकाने के लिए ब्याज सहित अधिक धन निष्कासित करना पड़ता था। तो इस प्रकार धन निष्कासन से तात्पर्य है उस धन से जो धन भारत का जो धन इंग्लैंड भेजा जाता था, किंतु इससे भारत को बदले में कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। धन दो प्रकार से बाहर भेजा जाता था, मुद्रा के रूप में और धातु के रूप में। मुद्रा के रूप में, धातु पदार्थों के रूप में। यह धन निष्कासन धातु मुद्रा के रूप में कम होता था और वस्तुओं के व्यापार के रूप में यह अधिक होता था। तो इस प्रकार ब्रिटिश सरकार का यही उद्देश्य था कि भारतीयों की पूंजी की सहायता से ही इंग्लैंड को धन संपन्न शक्तिशाली बनाया जाए। भारत का धन एवं कच्चा माल अधिक से अधिक मात्रा में इंग्लैंड भेजा जाए, जिसके परिणाम स्वरूप भारत की आर्थिक दशा दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। धन निष्कासन के कारण ही भारत का अधिकांश धन इंग्लैंड पहुंचाया गया था, जिससे भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी काफ़ी बढ़ गई थी। भारत एक निर्धन देश बन गया था। इस प्रकार अंग्रेजों ने अपनी नीतियों के चलते भारत के लघु कुटीर उद्योग धंधे नष्ट कर दिए थे। बड़े बड़े कल कारखानों, उद्योग धंधों की स्थापना कर दी थी। भारत से कच्चा माल खरीदते थे और तैयार माल इंग्लैंड की फैक्ट्रियों में किया जाता था और इसे भारत में अच्छी कीमतों पर बेचा जाता था। तो इस प्रकार भारत का जो अधिकांश धन है इंग्लैंड पहुंचाया गया। यही धन का निष्कासन है। दादा भाई नौरोजी ने लिखा भी है कि धन निष्कासन दो प्रकार से होता था।
प्रथम यूरोपीय अधिकारी द्वारा अपनी बचत को इंग्लैंड भेजने से, दूसरा निष्कासन उन यूरोपियनों द्वारा जो स्वयं ब्रिटिश राजतंत्र के अधिकारी नहीं थे, धन भारत से बाहर भेजने से होता था। यह निष्कासन भारत को अपनी पूंजी निर्माण से वंचित करता था। तो भारतीय धन निष्कासन की मात्रा, तो दादाभाई नौरोजी के अनुसार ब्रिटिश शासन के आरंभ में 1856 से 66 तक लगभग 10 अरबों की संपत्ति का निष्कासन किया गया था। इसी प्रकार आर.सी. दत्त, डॉक्टर दादाभाई नौरोजी तथा वी.सी. जोशी ने 1883 से लेकर 1892 तक के 10 वर्षों में धन निष्कासन की जो मात्रा थी वह 359 करोड़ के लगभग बताई है। तो इस प्रकार भारतीय धन के निष्कासन की मात्रा इस प्रकार से रही थी। तो आइए अब देखते हैं धन निष्कासन के मुख्य साधन क्या थे, जिन साधनों के द्वारा भारत का धन इंग्लैंड पहुंचाया जाता था। धन निष्कासन के साधन। तो आइए हम धन निष्कासन के प्रमुख साधनों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो धन निष्कासन के साधनों में नंबर 1 है अंग्रेज कंपनी की लूट। धन निष्कासन का पहला साधन अंग्रेजी कंपनी की लूट। तो कंपनी ने अपनी इच्छा अनुसार भारतीय नरेशों को गद्दी पर बिठाकर उनसे अतुल मात्रा में धन संपत्ति प्राप्त की थी। प्लासी के युद्ध के बाद जब मीर जाफर बंगाल का नवाब बना था तो उसने कंपनी को लगभग 3 करोड़ रुपया दिया था। इसके अलावा उसने अधिकारियों को 12.5 लाख पाउंड भी दिए थे। इसी प्रकार जब बंगाल की गद्दी पर नया नवाब कोई बैठता था तो वह कंपनी और उसके अधिकारियों को विपुल मात्रा में धन, नजराने आदि के रूप में बेचते थे। तो इस प्रकार 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों की भारत में लूट प्रारंभ हो गई थी। अंग्रेजों ने अपनी इच्छा अनुसार नवाब बनाए उनसे मनमाना रूप से धन वसूल किया था। प्लासी की वजह से अंग्रेजों की धन प्राप्त करने की लालसा काफ़ी बढ़ गई थी। इन्होंने अपनी नीतियों के चलते भारत में काफ़ी लूटमार मचाई। नेक्स्ट है अंग्रेज कंपनी द्वारा व्यापार। अंग्रेज कंपनी द्वारा व्यापार। तो अंग्रेजी कंपनी ने भारत के व्यापार पर नियंत्रण करके अतुल धनराशि इंग्लैंड में पहुंचाई। व्यापार इस प्रकार से किया जाता था कि कच्चा माल खरीदने के लिए पूंजी राजस्व की बचत में से ली जाती थी। कंपनी ने लूट खसोट कम मूल्यों पर माल भारत में खरीदकर ऊंचे मूल्यों पर विदेशों में बेचने से आदि से अपनी पूंजी पर 87.5% वार्षिक दर से लाभ की राशि कमाई थी। तो इस प्रकार अंग्रेजी कंपनी के द्वारा व्यापार किया गया और इंग्लैंड को धन संपन्न और शक्तिशाली बनाया गया था। इस प्रकार प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों की जो लूट प्रारंभ हो गई थी।
इसी प्रकार नंबर 3 पर है सार्वजनिक ऋण। तीन नंबर पर है सार्वजनिक ऋण। तो भारत में होने वाले युद्धों तथा ब्रिटिश प्रशासन संबंधी जो भी व्यय होते थे उन्हें भारतीय ऋण कहा जाता था। 1914 से पहले ब्रिटिश पूंजी का लगभग 97% भाग भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं जैसे कि रेल, सड़क परिवहन, बैंक, चाय, रबड़ आदि के बगीचों, कृषि साधनों के उपयोग आदि के कार्यों में लगा हुआ था। इसके अलावा अंग्रेजों ने भारत में अपनी सत्ता को बनाए रखने के लिए ऋण लिया था, जिसका घातक प्रभाव भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ा था। भारत से जो धन इंग्लैंड जाता था वही धन सार्वजनिक ऋण के रूप में पुनः भारत में आ जाता था। तो इस प्रकार सार्वजनिक ऋण के माध्यम से अंग्रेजों ने अत्यधिक मात्रा में संपत्ति कमाई थी। नेक्स्ट है होम चार्जेस। होम चार्जेज में भारत सचिव के कार्यालय का प्रशासनिक खर्च। होम चार्जेज में भारत सचिव के कार्यालय का प्रशासनिक व्यय। इसके अलावा अंग्रेज अधिकारियों की पेंशनें, भत्ते की राशि, सुरक्षा सेवाओं पर किया गया व्यय, इंडियन काउंसिल का व्यय, चीन तथा ईरान के दूतावासों का व्यय, सार्वजनिक ऋण तथा उस पर ब्याज एवं भारत में विभिन्न विभागों के लिए किया गया व्यय इसमें सम्मिलित था। भारत पर सैनिक व्यय का जो भार है काफ़ी अधिक था। ब्रिटिश सरकार चीन, फारस, बर्मा, अफगानिस्तान आदि से बड़ी बड़ी सेनाएं रखता था। इसका समस्त खर्चा जो है भारत पर ही डाला जाता था। तो इस प्रकार चीन और फारस के अधिकारी भारत के शासक का कार्य करते थे। उनका पूरा खर्च भी भारतीय जनता को चुकाना पड़ता था। तो इस प्रकार होम चार्जेस के द्वारा भी ब्रिटिश सरकार ने अत्यधिक मात्रा में धन कमाया और इस धन को इंग्लैंड भेजा गया। नेक्स्ट है रेल निर्माण। नेक्स्ट है रेल निर्माण। तो भारत में रेलों के निर्माण के लिए अंग्रेज पूंजीपतियों को अत्यधिक लाभ पर ठेके दिए गए थे। उन्हें पूंजी विनियोग पर शुरू में 5% का गारंटी ब्याज तथा लाभ में आधा हिस्सा देना स्वीकार किया था। इस प्रकार 1849 से 1900 ईस्वी की अवधि में भारत को 58 करोड़ रुपए का घाटा उठाना पड़ा था, जो कि अंग्रेज पूंजीपतियों को गारंटी भुगतान के रूप में चुकाया गया था। नेक्स्ट है विनियोग। नेक्स्ट है विनियोग। कंपनी अपने अर्जित लाभ का जो हिस्सा इंग्लैंड नहीं बेचती थी उसे भारत में विनियोग माना जाता था, जिस पर भारतीयों से ब्याज व लाभांश की राशि वसूल की जाती थी। इस विनियोग की राशि 1903 से 15 की अवधि में औसतन 19.23 लाख पाउंड वार्षिक थी। नेक्स्ट है अन्य साधन। अन्य साधन तो भारत से अफीम का निर्यात चीन को किया जाता था। भारत से अफीम का निर्यात चीन को किया जाता था और इस व्यापार का लाभ इंग्लैंड भेजा जाता था।
सरकारी आय का व्यय भी इस प्रकार से होता था जिससे कि अंग्रेजों को ही अधिक लाभ हो पाए। केवल 15% सार्वजनिक कल्याण के कार्यों में खर्च होता था। इस खर्च में निरंतर वृद्धि होती चली गई। जहां 1856 में व्यय की राशि 3 करोड़ 20 लाख पाउंड थी, वहीं 1870-71 में यह बढ़कर 4 करोड़ 80 लाख पाउंड हो गई थी। इससे आंतरिक आर्थिक निष्कासन में निरंतर वृद्धि होती चली गई। तो इस प्रकार यह है धन निष्कासन के मुख्य साधन तथा अंग्रेज कंपनी की लूट। नंबर 2, अंग्रेज कंपनी द्वारा व्यापार किया जाना। 3 नंबर सार्वजनिक ऋण। 4 नंबर है होम चार्जेस था। 5 नंबर रेल निर्माण। 6 नंबर विनियोग की राशि। 7 नंबर अन्य साधन। तो इसके माध्यम से भारत का अत्यधिक मात्रा में जो धन है इंग्लैंड पहुंचाया जाता था। इसके बदले में भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। तो इस प्रकार धन का निष्कासन भारत से 2 रूपों में होता था, धातु मुद्रा के रूप में व पदार्थों के रूप में। आइए अब हम देखते हैं धन निष्कासन के साधन के बाद धन निष्कासन के परिणाम क्या रहे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। आइए अब हम देखते हैं धन निष्कासन के क्या परिणाम रहे। तो धन निष्कासन का पहला परिणाम है निर्धनता में वृद्धि। धन निष्कासन जो भारत से इंग्लैंड होता था, इसके परिणाम स्वरूप भारतीय लघु कुटीर उद्योग धंधे नष्ट हो गए थे, जिससे भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी बढ़ती चली गई थी। धन निष्कासन के परिणाम स्वरूप ही भारत की निर्धनता में वृद्धि हुई। धन, खाद्यान्न, कच्चे माल आदि के निष्कासन के कारण अब भारत में पैदावार कम हो गई थी। देश में गरीबी बढ़ती चली गई। धन निष्कासन के कारण ही भारत में पूंजी का अभाव होने लगा था, जिसके कारण भारत का औद्योगिक विकास नहीं हो पाया। दादा भाई नौरोजी के अनुसार धन का निष्कासन ही भारत की निर्धनता का मुख्य कारण माना गया है। नंबर 2 है भारतवासियों का पूंजी संचय में असमर्थ। भारतवासियों का पूंजी संचय में असमर्थ होना। भारतवासियों का पूंजी संचय में असमर्थ होना। तो धन निष्कासन के कारण ही भारतवासी पूंजी संचय में असमर्थ हो गए थे। पूंजी की हानि के कारण ही देश की आय और रोजगार पर बुरा प्रभाव पड़ा था। यही नहीं, धन राशि भारत में रह जाती थी तो उससे अधिक धन प्राप्त किया जा सकता था। यदि यही धन राशि भारत में रह जाती तो अधिक धन प्राप्त किया जा सकता था। तो इस प्रकार धन निष्कासन के कारण भारत में पूंजी निर्माण को काफ़ी हानि उठानी पड़ी थी। नेक्स्ट है भारत में विदेशी पूंजी का एकाधिकार। भारत में विदेशी पूंजी का एकाधिकार। भारत में विदेशी पूंजी का एकाधिकार स्थापित हो गया धन निष्कासन के ही कारण। तो धन निष्कासन के कारण ही भारत में विदेशी पूंजी का एकाधिकार स्थापित हो गया। ब्रिटिश पूंजीपतियों ने भारत में अपनी पूंजी लगाई और उसका सारा लाभ इंग्लैंड पहुंचाया गया था।
इस पूंजी निवेश में उन्हें भारतीयों से कोई भी प्रतिस्पर्धा नहीं करनी पड़ी थी। भारत में रेलों के निर्माण का जो कार्य है ब्रिटिश पूंजीपतियों को ही सौंप दिया गया था। उन्हें उनकी पूंजी पर ब्याज और 5% लाभ की गारंटी दी जाती थी। इससे ब्रिटिश पूंजीपतियों को लाभ कमाने का अधिक अवसर प्राप्त हो गया था। इसी प्रकार इंग्लैंड के पूंजीपतियों का भारतीय उद्योग पर एकाधिकार स्थापित हो गया, जिससे कि भारतीय लघु कुटीर उद्योग धंधों का पतन हुआ था। इस प्रकार धन निष्कासन के परिणाम स्वरूप ही भारत में विदेशी पूंजी का एकाधिकार स्थापित हो गया था। नेक्स्ट है करों का भार। करों का भार। तो धन निष्कासन के कारण ही भारतीयों पर करों का भारी बोझ पड़ा था। भारत में प्रति व्यक्ति आय का 14% से अधिक कर भार था, जबकि इंग्लैंड में केवल यह 7% ही था। जबकि इंग्लैंड में केवल यह 7% से भी कम था। इसके अलावा एक निर्धन व्यक्ति को या कम आय वाले व्यक्ति को इन करों को चुकाने के लिए ऋण लेना पड़ता था और इस ऋण पर दिए जाने वाले ब्याज के कारण उस पर आर्थिक बोझ पड़ता था। तो भारत में करों से प्राप्त होने वाली जो राशि है इसको भारतवासियों पर खर्च नहीं किया जाता था, इसलिए इन करों का जो बोझ है उत्तरोत्तर बढ़ता ही चला गया। तो धन निष्कासन के परिणाम स्वरूप भारतीय प्रजा पर करों का बोझ काफ़ी बढ़ गया था। नेक्स्ट है भारतीय कृषि का पिछड़ापन। भारतीय कृषि का पिछड़ापन। धन निष्कासन के कारण ही भारतीय कृषि पर भी विपरीत प्रभाव पड़ा था। प्रोफेसर आर.सी. दत्त के अनुसार किसानों से भारी मात्रा में उस समय लगान की राशि वसूल की जाती थी और इस धन का जो प्रयोग है भारतीय कृषि के विकास में नहीं किया जाता था। इस प्रकार धन निष्कासन के कारण ही कृषि के लिए पूंजी का अभाव होने लगा था। नेक्स्ट है औद्योगिकरण के बाद धन निष्कासन के परिणाम स्वरूप ही औद्योगिकरण में बाधा उत्पन्न हुई, क्योंकि धन निष्कासन के कारण भारतवासियों के पास धन का अभाव हो गया था, साधनों का अभाव हो गया था, जिसके परिणाम स्वरूप औद्योगिकरण में बाधा उत्पन्न हुई थी। क्योंकि अंग्रेजों की शोषणात्मक नीति के चलते ही भारत की जो आर्थिक दशा है खराब होती चली गई थी। इस धन निष्कासन से इंग्लैंड में निर्मित वस्तुओं को भारत के बाजारों में अत्यधिक संख्या में बेचना प्रारंभ हो गया था। इस धन के निष्कासन से ही यहाँ पूंजी संचय नहीं हो पाया था, जिसके कारण भारत के औद्योगिक विकास में बाधा उत्पन्न होने लगी थी। नेक्स्ट है भारतीय व्यापारियों को बाधी। भारतीय व्यापारियों को हानि उठानी पड़ी। धन निष्कासन के कारण ही व्यापार की शर्तें भारत के प्रतिकूल ही रहती थी, क्योंकि भारत को निर्यात की राशि आयात से अधिक रखनी पड़ती थी। भारतीय व्यापारियों को विदेशी औद्योगिक देशों से प्रतिस्पर्धा भी करनी पड़ती थी। इस प्रतियोगिता में भारतीय व्यापारियों को अपना माल खपाने के लिए अपना माल सस्ती दरों पर बेचना पड़ता था, जिससे भारतीय व्यापारियों को काफ़ी हानि उठानी पड़ती थी। तो इस प्रकार अंग्रेजों की इस नीति के परिणाम स्वरूप भारतीय व्यापारियों को काफ़ी हानि उठानी पड़ी। नेक्स्ट है धंधों का विनाश।
लघु कुटीर उद्योग धंधे अब नष्ट होने लगे, क्योंकि धन निष्कासन के कारण भारत से कच्चा माल सस्ती दरों पर अब इंग्लैंड पहुंचाया जाने लगा था और वहां से निर्मित माल ऊंची कीमतों पर भारत के बाजार में बेचा जाता था। भारत में लघु कुटीर उद्योग धंधे विदेशी प्रतिस्पर्धा के सामने टिक नहीं पाए, नष्ट होते चले गए। इससे भारत में गरीबी और बेरोजगारी काफ़ी बढ़ने लगी थी। नेक्स्ट है बार बार अकाल पड़ना। इसके अलावा धन निष्कासन के कारण देश में गरीबी बेरोजगारी बढ़ी, पूंजी के अभाव में औद्योगिक विकास संभव नहीं रहा। यह भारतीयों की निर्धनता का एक मूल कारण था। इस कारण देश में बार बार अकाल पड़ने लगे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में लगभग 24 अकाल पड़े थे, जिसमें कि 2,85,00,000 लोग मौत के मुंह में चले गए थे। इसी प्रकार 1943 में बंगाल के अंदर भीषण अकाल पड़ा था, जिसमें लगभग 30 लाख लोग मौत के मुंह में चले गए थे। नेक्स्ट है भारत में गरीबी में वृद्धि। निर्धनता में वृद्धि। धन निष्कासन के कारण ही भारत में निर्धनता में वृद्धि हुई। यद्यपि ब्रिटिश सरकार को किसानों से प्राप्त होने वाली राजस्व से काफ़ी आमदनी हुआ करती थी, परंतु नगण्य भाग गांवों पर खर्च होता था। इससे गांवों की निर्धनता में काफ़ी वृद्धि हुई। धन निष्कासन के कारण ही भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी बढ़ती चली गई थी। लास्ट है किसानों तथा मजदूरों की शोचनीय स्थिति। किसानों या मजदूरों की शोचनीय स्थिति। किसानों व मजदूरों की शोचनीय स्थिति। तो इस प्रकार धन निष्कासन का किसानों तथा मजदूरों पर घातक प्रभाव पड़ा। किसानों से भू राजस्व इतना अधिक लिया जाता था कि किसान सदैव ऋण के बोझ से ही लदे रहते थे। इन्हें भरपेट भोजन करने का अवसर भी नहीं मिल पाता था, क्योंकि ग्रामीण उद्योग धंधे नष्ट हो जाने के कारण अनेक किसानों को अपनी जमीनें बेचनी पड़ी थी और जीवन निर्वाह के लिए इन्हें मजदूरी करनी पड़ी। धन निष्कासन के कारण ही लोगों की क्रय शक्ति का ह्रास पतन हुआ तथा वे अकाल, महामारी आदि के शिकार होने लगे। वे अनेक प्रकार के अंधविश्वासों और सामाजिक कुरीतियों के शिकार होते चले गए थे। इस प्रकार धन निष्कासन का परिणाम भारत के लिए घातक ही रहा था, क्योंकि इसके परिणाम स्वरूप भी भारत में गरीबी, बेरोजगारी, भूखमरी बढ़ी। देश की आर्थिक दशा दिन प्रतिदिन खराब होने लगी थी। तो इस प्रकार आज का जो हमारा टॉपिक है धन का निष्कासन, इसके साधन, परिणाम यही समाप्त होते हैं। कल हम फिर से हाजिर होंगे नए टॉपिक के साथ। तब तक आप घर पे रहें, सुरक्षित रहें, पढ़ते रहें। धन्यवाद।